नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जो हमारा चैप्टर है हीट, टेम्परेचर एंड थर्मोडायनेमिक्स, इस पर बेस्ड हम आपको डेली 20 प्रश्न जो है वो करा रहे हैं। तो आज भी हम देखेंगे 20 प्रश्न और आज का जो पार्ट होगा वो होगा हमारा पार्ट नंबर 22। इससे पहले हमने देखा था इसका पार्ट नंबर 21, जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और ये वीडियो हम देखते हैं डेली दोपहर 3 बजे, तो लाइव आकर भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो ये जो पार्ट नंबर 22 होगा वो हमारा ये हीट, टेम्परेचर और थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। अगला पार्ट 23 जो होगा वहां से हमारा नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में जो मैंने प्रश्न पूछा था उसके उत्तर की। ये प्रश्न मैंने क्या पूछा था कि जब बर्फ पिघलता है तब आयतन घटता है, आयतन बढ़ता है, द्रव्यमान बढ़ता है या द्रव्यमान घटता है। ये चार ऑप्शन दिए थे और आपको बताना था कि इनमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, इनमें से कौन सा सही होगा। तो आपका यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आयतन घटता है, ये जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है, जो आयतन होता है वो आपका घटता है। तो बस आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। जिसने ए ऑप्शन दिया था उसका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए शुरू करते हैं अब अपने इस वीडियो के प्रश्न। तो इस वीडियो का सबसे पहला प्रश्न है, एक तरफ सूची 1 दे रखी है, एक तरफ सूची 2 दे रखी है। आपको क्या करना है, सही मिलान करना है और साथ ही साथ नीचे जो है वो कूट भी दे रखा है, उसका उपयोग करके सही उत्तर का चयन भी जो है वो करना है। तो सूची 1 में लिखा है जल का क्वथनांक, मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर आप कह सकते हैं, जल का अधिकतम घनत्व और चौथा है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। और सूची जो 2 है उसमें मान दे रखे हैं 233 K1, 310 के ताप, 373 के या 277 के। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं सही मिलान की। तो जो जल का क्वथनांक है वो कितना होता है, तो आप कहेंगे 373 केल्विन आपका सही हो जाएगा। मानव शरीर के सामान्य की बात करें या कह सकते हैं टेम्परेचर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा उसी के सामने जो ऑप्शन लिखा हुआ है यानी कि 310 केल्विन ताप। देखिए ताप यहाँ पर इसलिए लिखा है क्यों, क्योंकि ये जो ताप है इस सामान्य के साथ नहीं लिखा है। एक्चुअल में क्या है, मानव शरीर का सामान्य ताप ऐसे कंप्लीट होता, पर ताप यहाँ पर ना देकर वहां पर दे लिया, तो आप वो भी कह सकते हैं एक ही बात है। तीसरा कह रहा है जल का अधिकतम घनत्व, तो ये कितना होता है, ये आपका चौथे वाले से मैच करेगा 277 के। और सबसे लास्ट वाला -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको और जब चेंज करेंगे केल्विन में तो सबसे पहले वाला ऑप्शन से मैच करेगा 233 K1। अब देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले आया था आपका 3, फिर आया 2, फिर 4 1, यानी डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 3241, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना दूसरा प्रश्न। एक गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाएगी यदि, पहला ऑप्शन कह रहा है कि स्थिर आयतन पर उसका दाब आधा कर दिया जाए, बी ऑप्शन कह रहा है कि स्थिर आयतन पर उसका दाब दोगुना कर दिया जाए, सी ऑप्शन कह रहा है कि स्थिर ताप पर उसका दाब दो गुना कर दिया जाए और डी ऑप्शन कह रहा है स्थिर ताप पर उसका दाब जो है वो आधा कर दिया जाए। तो चार ऑप्शन इस प्रकार से दे रखे हैं। यहाँ पर आयतन को लेकर दे रखा है, यहाँ पर ताप यानी कि टेम्परेचर को लेकर दे रखा है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। एक गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी यदि इनमें कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्या कि स्थिर आयतन पर उसका जो दाब है वो दोगुना कर दिया जाए, तब कह सकते हैं ऐसा हो सकता है कि गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाएगी। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं, ये कथन निम्नलिखित पर आधारित है। पहला ऑप्शन है स्टीफन जो है उसका विकिरण का नियम, दूसरा है न्यूटन का शीतलन का नियम, तीसरा है प्रोवोस्ट का नियम, यहाँ पर वो में मात्रा भी लगेगी, प्रीवोस्ट का सिद्धांत, और चौथा है किरचॉफ का नियम। बताना है आपको कि
अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं। ये कथन निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो ऑप्शन ABCD में से बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन डी किरचॉफ का नियम जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो किरचॉफ का नियम है वो एक्चुअल में एक नाम के व्यक्ति थे जिनका नाम था गुस्ताव किरचॉफ। मैं यहाँ लिख देता हूँ, गुस्ताव किरचॉफ। तो इन्होंने 1845 में जो विद्युत परिपथ होते हैं उसमें वोल्टता और उसके साथ साथ धारा, वोल्टता और धारा संबंधी दो जो है वो नियम प्रतिपादित किए थे। ये जो दोनों नियम थे वो संयुक्त रूप से आपके किरचॉफ के परिपथ के नियम के रूप से भी जाने जाते हैं। और इंटर के लेवल पर अधिकतर आपको इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं। तो यहीं पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, किरचॉफ का नियम। अगला प्रश्न 4 देखते हैं। क्या कह रहा है कि एक थर्मस फ्लास्क जो है उसको जिसमें कॉफी भरी हुई है प्रबलता से हिलाया जाता है। अब उस पर बेस्ड सत्य कथन इनमें से कौन सा, ये आपको बताना है। पहला कह रहा है कि इसको कुछ उष्मा जो है वो प्रदत्त होती है। दूसरा कह रहा है कि इसका जो तापक्रम है यानी कि जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। तीसरा कह रहा है कि इस पर कार्य किया गया है। और चौथा कह रहा है कि इसकी आंतरिक ऊर्जा बदल गई है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कि एक थर्मस फ्लास्क को जिसमें कॉफी भरी हुई है प्रबलता से हिलाया जाता है तो ABCD में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। ऑप्शन ABCD में कौन सा सही होगा, तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि इसका जो तापक्रम है वो बढ़ जाता है। यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा। क्यूरी ताप वह ताप है जिस पर अनुचुंबकीय पदार्थ बदलता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ में, या एक चुंबकीय पदार्थ बदलता है अचुंबकीय पदार्थ में, या प्रतिचुंबकीय पदार्थ बदलता है लौह चुंबकीय पदार्थ में, या लौह चुंबकीय पदार्थ बदलता है अनुचुंबकीय पदार्थ में। आपको बताना है ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। क्यूरी ताप वह ताप है जिस पर इनमें से कौन सा सही होगा, ऑप्शन ABCD में से। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो डी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि लौह चुंबकीय जो पदार्थ है वो बदलता है किसमें, अनुचुंबकीय पदार्थ में। इसके अलावा क्यूरी ताप को एक लाइन में यदि आपको डिफाइन करने का कहा जाए तो आप किस प्रकार से कर सकते हैं कि क्यूरी ताप आप कह सकते हैं वह ताप है जिस पर उस पदार्थ जो है उसका स्थायी जो चुंबकत्व होता है वो समाप्त हो जाता है और केवल प्रेरित चुंबकत्व ही जो है वो शेष रह जाता है। स्थायी चुंबकत्व समाप्त हो जाता है और केवल प्रेरित चुंबकत्व ही शेष रह जाता है। तो ये आप क्यूरी ताप जो है इसको डिफाइन कर सकते हैं। छठा प्रश्न देखते हैं, ताप पैमाना जिस पर ताप केवल धनात्मक होते हैं। चार ऑप्शन दे रखे हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन या र्यूमर। आपको बताना है कि वह ताप पैमाना जिस पर केवल धनात्मक होते हैं या ताप पैमाना जिस पर ताप केवल धनात्मक होते हैं वो इनमें से कौन सा सही होगा, ऑप्शन A, B, C या D। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तो नहीं होता है, इसमें माइनस में भी होता है, आप भी जानते हैं। तो आपका बचा र्यूमर और केल्विन। र्यूमर कट जाएगा, बचेगा क्या, केल्विन। यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन C, जिसमें आप कह सकते हैं जो ताप है वो केवल और केवल धनात्मक होते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो सातवां। यदि कोई वैज्ञानिक प्रयोगशाला में परिवेश ताप 273 के जो है वो पढ़ता है तो डॉक्टर के थर्मामीटर में पठन क्या होगा, ये आपको बताना है। यदि कोई वैज्ञानिक प्रयोगशाला में परिवेश ताप 273 के पढ़ता है यानी केल से मतलब केल्विन का है, तो डॉक्टर के थर्मामीटर में पठन जो है वो क्या होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट या -100 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन ABCD चार ऑप्शन है, बताना है आपको कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो ABCD में पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कौन सा, यानी कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन A जो है वो हो जाएगा। और प्रश्न में एक चीज अवश्य ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न में यहाँ पर फ़ारेनहाइट जो है वो लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या सेल्सियस नहीं लिखा है, इस चीज का अवश्य ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न आपको आगे भी प्रैक्टिस कराता रहूँ। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो आठवां। अगला प्रश्न आठवां कह रहा है कि 273 के
केल्विन पर जल इतने ही तापमान की बर्फ की तुलना में शीतलन में कम प्रभावी होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि, अब चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है ऐसा क्यों होता है। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िए, समझिए कि 273 केल्विन पर जो जल है वो इतने ही तापमान की जो बर्फ है उसकी तुलना में शीतलन में यानी कि ठंडा जो है करना उसमें कम प्रभावी होता है। ऐसा क्यों होता है ये आपको बताना है। पहला कह रहा है कि जल में 273 केल्विन पर इतने ही तापमान की बर्फ की तुलना में कम ऊर्जा होती है। दूसरा कह रहा है कि जल को संभालना कठिन होता है। तीसरा कह रहा है कि जल में 273 केल्विन पर इतने ही तापमान की बर्फ की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। या चौथा कह रहा है कि जल एक शीतलक नहीं है। तो चार ऑप्शन है, एबीसीडी में से छांटना है आपको कि इनमें से कौन सा जो है वो कारण सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बात कर लेते हैं चलिए उत्तर की। तो ऑप्शन एबीसीडी में आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला बिल्कुल सही होगा, यानी कि जल जो है इसमें 273 केल्विन पर इतने ही तापमान की बर्फ की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। तो यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो नवा, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि। इस प्रकार का एक प्रश्न मैंने आपको कराया था। जमने पर जल का आयतन घट जाता है, जमने पर बोतल सिकुड़ती है, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, या कांच उष्मा का कुचालक है। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कि पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, ऐसा क्यों जो है वो होता है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बात करते हैं उत्तर की, तो सी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि जमने पर जो जल होता है उसका आयतन बढ़ जाता है, इसीलिए आपका कह सकते हैं पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी। तो एक्चुअल में इसीलिए क्या किया जाता है, थोड़ा सा पानी जो है बोतल खाली रखा जाता है, या उसकी जो ऊपर ढक्कन लगी होती है उसे थोड़ा सा हल्का ढीला रखा जाता है। ये सारी चीज़ें जो है वो की जाती हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 10वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है कि हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। अब कारण उसका लिखा है कथन का कि हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। अब आप खुद से सोचिए कि हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है, यानी कि अधिकतर लोग डार्क जो कलर के कपड़े होते हैं वो नहीं पहनते हैं, हल्के रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं। क्या उसका रीजन ये है हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं? यदि है तो उसके अकॉर्डिंग नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण पहले में नहीं, यहाँ पर नहीं लिखा है, परंतु यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अलग से, स्पष्टीकरण नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तीसरा कह रहा है कि ए सही है किंतु आर गलत है। चौथा कह रहा है कि ए गलत है किंतु आर सही है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से बात करते हैं उत्तर की, तो बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा कि ए और आर दोनों बिल्कुल सही हैं, और उसके साथ साथ जो आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण। आर से तात्पर्य यहाँ पर कारण है और ए से तात्पर्य यहाँ पर कथन है। तो एक्चुअल में यही होता है, हल्के रंग के कपड़े क्या करते हैं, जो उष्मा होती है, जैसे कि बहुत धूप है उसमें आप बहुत डार्क कलर के कपड़े जैसे कि ब्लैक कलर आप पहने, तो वो उष्मा को अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण आपको और ज़्यादा गर्मी फील होती है। उसकी जगह आप हल्के रंग के कपड़े पहने, जैसे कि सफ़ेद रंग के कपड़े पहने, तो वो क्या करेंगे, वो उष्मा जो है उसको कम अवशोषित करेंगे। उष्मा को जब कम अवशोषित करेंगे तो गर्मी भी आपको कम लगेगी। तो यही रीज़न होता है। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। 11 प्रश्न कह रहा है कि संवहन द्वारा उष्मा का जो स्थानांतरण है वो हो सकता है ठोस और निर्वात में, या ठोस और द्रव में, या गैस और द्रव में, या निर्वात और गैस में। चार ऑप्शन है, बताना है आपको। संवहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से छांटना है कौन सा सही होगा। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही होगा चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, गैस और द्रव जो है वो सही हो जाएगा। इसमें कह सकते हैं उष्मा का संचरण जो है संवहन के द्वारा हो सकता है। संवहन एक्चुअल में होता क्या है, तो संवहन आप कह सकते हैं उष्मा जो होता है उसके स्थानांतरण या संचरण की एक विधि होती है। स्थानांतरण का मैं कहने का मतलब ये है, जैसे कि आप देखिए ये एक चम्मच है इस प्रकार से, तो आप इसका एक साइड गर्म कर रहे हैं तो उसका दूसरा साइड भी गर्म हो जाता है, तो उष्मा का स्थानांतरण हो पा रहा है। यही यदि लकड़ी का टुकड़ा हो, उसका एक साइड गर्म करिए तो क्या दूसरा साइड भी गर्म होगा? आप कहेंगे नहीं, तो इसलिए उष्मा का स्थानांतरण उसमें नहीं हो पा रहा है। तो संवहन क्या है, संवहन उष्मा के स्थानांतरण या जो संचरण है उसकी एक विधि होती है। अब किसमें किसमें होता है, तो आपका द्रव में भी होता है, गैस में भी होता है,
चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है कि जो सेल्सियस तापमान है वो बताना है आपको। एक निरपेक्ष तापमान है, एक सापेक्ष तापमान है, एक विशिष्ट तापमान है, या एक सन्निकट तापमान है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कि सेल्सियस तापमान जो है इनमें से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं चलिए उत्तर की। तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि ये एक सापेक्ष तापमान है, तो यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 13। प्रश्न क्या कह रहा है कि दो निकाय तापीय साम्य में कहे जाते हैं यदि और केवल यदि उनके विभिन्न तापमानों पर होने पर भी उनके बीच ऊष्मा प्रवाह नहीं हो सकता है। दूसरा कह रहा है कि उनके विभिन्न तापमानों पर होने पर भी उनके बीच ऊष्मा प्रवाह हो सकता हो। तीसरा कह रहा है कि उनके बीच कोई ऊष्मा प्रवाह ना हो। और चौथा कह रहा है कि उनके तापमान थोड़े भिन्न हो। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना क्या है कि दो निकाय तापीय साम्य में कहे जाते हैं यदि और केवल यदि इनमें से कौन सा जो है वो एप्लीकेबल होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा कि उनके बीच कोई ऊष्मा प्रवाह ना हो तब कह सकते हैं वो एप्लीकेबल होगा। तो यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 14 कह रहा है कि किसी गर्म आतप दिवस के पश्चात लोग छतों पर जल छिड़कते हैं क्योंकि पहला कह रहा है कि जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता निम्नतर होती है। दूसरा कह रहा है कि जल छत के आसपास की जो वायु की ऊष्मा है उसको तुरंत अवशोषित करने में सहायक है। तीसरा कह रहा है कि जल आसानी से उपलब्ध है। और चौथा कह रहा है कि जल की वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। आपको बताना है कि किसी गर्म आतप दिवस के पश्चात लोग छतों पर जल छिड़कते हैं, इसका क्या रीजन होता है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका यहाँ पर एबीसीडी में से डी वाला ऑप्शन, जल की वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, यही बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। आतप दिवस का कहने का मतलब यहाँ पर नॉर्मली आप गर्म दिवस को ही सेंस से जो है लगा सकते हैं। तो ये यहाँ पर आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 15 कि तापन में 100 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है उसका वाष्प उसी तापमान के जल से अधिक प्रभावकारी क्यों होता है। इस पर बेस्ड मैंने आपको एक प्रश्न पूछा था, आपको याद होगा। तो मैंने पूछा था कौन सा ज्वलंत जो है वो अधिक प्रभावशाली होगा, जिसमें भाप भी ऑप्शन में था, जल भी था, सूर्य की किरणें भी थी। तो जहां पर भाप आपका सही था, तो उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि जो तापन है इसमें 100 डिग्री सेल्सियस का वाष्प उसी तापमान के जल से अधिक प्रभावकारी क्यों होता है, ये आपसे पूछा गया है। पहला कह रहे हैं कि वाष्प में अतिरिक्त ऊष्मा होती है जिसको वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। दूसरा कह रहे हैं कि वाष्प गैसीय अवस्था में है और जल द्रव अवस्था में है। तीसरा कह रहे हैं कि जल में हाइड्रोजन आबंध होते हैं लेकिन वे वाष्प में नहीं होते हैं। चौथा कह रहा है कि वाष्प से ऊष्मा का अंतरण जल की अपेक्षा आसान होता है। तो इनमें से बताना है आपको कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कौन सा कि वाष्प जो है उसमें अतिरिक्त ऊष्मा होती है जिसको वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। इसी कारण आप कह सकते हैं वाष्प जो है उसी टेम्परेचर के जल से अधिक ज़्यादा प्रभावकारी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं 16 कि एक आयताकार बर्फ के टुकड़े का आधा हिस्सा सफेद कपड़े के टुकड़े से लपेटा जाता है जबकि दूसरा आधा हिस्सा काले कपड़े से लपेटा जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। अच्छा प्रश्न है, सोचना है आपको ऐसा कौन सा सही होगा। पहला कह रहा है कि सफेद कपड़े से लपेटे गए हिस्से में बर्फ अधिक आसानी से पिघलती है। अब यहाँ पर ऑप्शन पढ़ के पहले ही आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो मैंने एक प्रश्न कराया था स्टार्टिंग में कि ऊष्मा को कौन अच्छा अवशोषित करता है, उसी पर बेस्ड है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि काले कपड़े से लपेटे गए हिस्से में बर्फ अधिक आसानी से पिघलती है। तीसरा कह रहा है कि काले कपड़े से लपेटे गए हिस्से में बर्फ बिल्कुल नहीं पिघलती है। चौथा कह रहा है सफेद कपड़े से लपेटे गए हिस्से में बर्फ बिल्कुल नहीं पिघलती है। तो 4 ऑप्शन है, छांटना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा।
तो बिल्कुल नहीं पिघलते वाले तो देखिए दोनों ऑप्शन जो है आपके बिल्कुल कट जाएंगे कि ऐसा तो है नहीं कि आप काले या सफ़ेद कपड़े में रखें और बर्फ़ पिघले ही ना, तो बर्फ़ ना पिघलने वाला तो चांस है नहीं। बचे दो ही ऑप्शन, इन्हीं में से आपको छांटना है कि कौन सा सही होगा। तो मैंने क्या बताया था आपको कि जो काला कपड़ा होता है वो अच्छा क्या करता है, अवशोषित कर लेता है किसको, ऊष्मा को। इसीलिए आप देखते हैं गर्मी होती है, धूप होती है, तो उसमें आप काला कपड़ा पहने हुए हैं तो अधिक आपको गर्मी लगेगी, क्यों, ज़्यादा ऊष्मा अवशोषित होगी। तो सेम यहाँ पर भी पैटर्न फॉलो होगा कि काले कपड़े से लपेटे गए जो हिस्से है उसमें बर्फ अधिक आसानी से पिघलेगी, क्यों, क्योंकि अधिक ऊष्मा अवशोषित होगी तो अधिक पिघलेगी। तो आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर से समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 17। आतप दिवस में वृक्ष के नीचे आप ठंडक क्यों महसूस करते हैं जबकि टीन के शेड के नीचे नहीं करते हैं। आतप दिवस से ही रिलेटेड एक प्रश्न वहां भी आया था, यहाँ भी आया है। पहला कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है। दूसरा कह रहा है कि वृक्ष की हरियाली शीतलता का आभास देती है। तीसरा, पत्ते जल वाष्प को पानी में परिवर्तित कर देते हैं जो कि एक ऊष्मा अवशोषी प्रक्रम है। और चौथा कह रहा है कि पत्ते पानी छोड़ देते हैं जो कि कुछ ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा के रूप में अवशोषित करके वाष्पित हो जाते हैं। तो चार ऑप्शन है, बताना है आपको कि इनमें से कौन सा सही होगा। आतप दिवस को देखकर यहाँ पर कंफ्यूज ना होइएगा, नॉर्मली इसको आप सेंस से सोचिए कि गर्मियों में तप वर्ड ही आ रहा है वहां पर, तप मतलब तप्त, तो उसी से सोचना है आपको कि वृक्ष के नीचे आप ठंडक क्यों महसूस करते हैं जबकि टीन के शेड के नीचे आप नहीं करते हैं, विशेषता गर्मियों में। तो चार ऑप्शन है एबीसीडी में से, बताना है आपको कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो पत्ते होते हैं वो पानी छोड़ देते हैं जो कि कुछ ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा के रूप में अवशोषित करके वाष्पित हो जाते हैं। इसी कारण वृक्ष के नीचे आप ठंडक महसूस करते हैं जबकि टीन के शेड के नीचे नहीं, क्योंकि उन वृक्षों के जो पत्ते हैं वो पानी छोड़ देते हैं जो कि कुछ ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा के रूप में अवशोषित करके वाष्पित हो जाते हैं। 18 प्रश्न कह रहा है कि इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्ण पट्ट होते हैं। चार ऑप्शन है, हरा और लाल, नीला नारंगी, पीला हरा या बैंगनी और लाल। छांटना है आपको कि इनमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताना है आपको। इंद्रधनुष जो है उसके दोनों सीमांत वर्ण पट्ट होते हैं। चार ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बैंगनी और लाल आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो इंद्रधनुष होता है उसमें आप कह सकते हैं जो लाल रंग होता है ये वाला, ये सबसे बाहर की ओर होता है, और जो बैंगनी रंग होता है ये सबसे अंदर की ओर होता है। विबग्योर आप लिखते हैं उसमें भी आप देख सकते हैं। तो वही पूछा गया था, इंद्रधनुष जो है इसके दोनों जो सीमांत है यानी कि सीमा पर स्थित है, तो वो वर्णपट्ट यानी जो रंग है उनका कौन कौन सा होता है। तो बैंगनी और लाल आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इस प्रश्न के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, थोड़ा भी वीडियो आपको पसंद आया हो, थोड़ा भी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आता रहूँ। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से। देखते हैं प्रश्न 19 कि वर्षा होने के 30 से 40 मिनट के बाद इकट्ठा किया गया वर्षा जल पीने योग्य नहीं होता, क्योंकि उसमें घुले हुए विषैले रसायन होते हैं, उसमें बैक्टीरिया और गंदगी होती है, उसमें खनिजों की कमी होती है, या वह अम्लीय होता है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। चार ऑप्शन है, छांटना है आपको कि वर्षा होने के 30 से 40 मिनट के बाद इकट्ठा किया गया वर्षा जल पीने योग्य नहीं होता, उसका रीजन जो है वो क्या होता है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात कर लेते हैं अब उत्तर की। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा कि उसमें खनिजों की कमी होती है, इसी कारण आप कह सकते हैं कि वो वर्षा का जल पीने योग्य नहीं होता। चलिए देख लेते हैं अब अपना वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, परंतु आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपका जो चैप्टर चल रहा है यहाँ से हमारा ये चैप्टर समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट वाले पार्ट से हम नया चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे।
तो वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न क्या है कि जिस प्रक्रम के द्वारा सूर्य से पृथ्वी पर जो ऊष्मा है वो संचरित होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संवहन कहते हैं, ऑप्शन बी चालन कहते हैं, ऑप्शन सी विकिरण कहते हैं, ऑप्शन डी अंतरिक्षी विक्षोभ कहते हैं। तो ऑप्शन ABCD में कौन सा सही होगा? अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। इसी के साथ हमारा ये आज का पार्ट समाप्त होता है। आंसर हम देखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में दोपहर 3 बजे, तो लाइव आ जाइएगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक फॉर वॉचिंग।